हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में ये थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियो में मैंने पुली कंस्ट्रेंट सिखाया था, छोटी छोटी वीडियोस थी। आज है वेज कंस्ट्रेंट। ओके, तो वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है बच्चों? दो पर्टिकुलर केसेस में बता रहा हूँ, उन्हीं के थ्रू समझा दूंगा। तो इसमें एक बॉल है जिसकी एक तरफ सरफेस कॉन्टैक्ट में है एक ट्रायंगुलर वेज से। ओके, ये ट्रायंगुलर वेज मूवेबल है, मतलब अगर बॉल नीचे आएगी तो ये वेज आगे की तरफ खिसक सकती है, दूर जा सकती है। ठीक है, बॉल नीचे आएगी तो ये इसको बाहर पुश करेगी, इधर जाएगा। और दूसरी तरफ दीवार है, वॉल है जिसको मैंने अभी फिक्स कर रखा है। दीवार तो फिक्स ही होती है, ठीक है, तो ये वॉल नहीं खिसकेगी। ठीक है, अगर आप वेज को अंदर धक्का दोगे तो बॉल किधर जाएगी? अगर वेज को अंदर धक्का दोगे तो बॉल ऊपर जाएगी, और बॉल को फ्री नीचे गिरने दोगे तो वेज बाहर जाएगी। ये है पहला केस। ठीक है, ये है आसान चिल लाइफ। ठीक है, दूसरा केस में थोड़ा गड़बड़ है। इसमें वेज भी मूव हो सकती है आगे पीछे, और दूसरी तरफ एक ब्लॉक रखा है और ब्लॉक भी मूव हो सकता है। अगर बॉल को फ्री छोड़ा तो ये बाहर जाएगी, ये भी बाहर जाएगा और ये नीचे आएगी। और अगर इन दोनों को प्रेस किया दोनों तरफ से तो बॉल ऊपर जाएगी। तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हम एक एक सीखेंगे। रिवर्स करना आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो पहले तो इसमें कंसेप्ट क्या लगना है? अगर दो चीजें एक दूसरे से सरफेस कांटेक्ट में है, इफ surfaces of two objects are in contact, अगर दो चीजों का सरफेसेस जो है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दो चीजों की सरफेसेस कांटेक्ट में है, देन द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटीज along the common normal कितने हम बना दिए? नॉर्मल विल बी इक्वल। तो इस चीज को मैं समझाता हूं कि क्या लिख दिया सर। वैसे ये हमेशा काम करेगा और सारे वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन इस सिंगल स्टेटमेंट पर सॉल्व हो जाएंगे। इफ सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो चीजों के सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है, देन द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटीज अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी इक्वल। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये बॉल नीचे कितनी भी स्पीड से आए, ठीक है, लेट्स से ये v1 स्पीड से नीचे आ रही है, लेकिन ये नीचे जो v1 से आ रही है उसका एक कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट से ये इस वेज की तरफ आ रही है। ये नीचे v1 से जा रही है, नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है? v1, लेकिन इस वेज की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रही है ये मैं पूछूं तो तुम v1 मत बोलना, तो बोलना सर अगर आप मुझे ये वाला एंगल दे दो थीटा। ठीक है, वेज का एंगल 99% क्वेश्चन में गिवन होगा या कहीं और से हम निकाल पाएंगे। अगर आपने वेज का एंगल मुझे थीटा दे दिया तो इस थीटा से मैं ये थीटा निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख लूंगा और फिर सर इसको मैं वापस थीटा बना लूंगा। इतनी समझ मुझ में है कि अगर आप मुझे ये एंगल थीटा दोगे तो इससे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये वाला वापस से थीटा मैं निकाल लूंगा। अगर तुमने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा बॉल नीचे जा रही है v1 से, इस तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रही है, तो तुम तुरंत बोलना सर v1 का कंपोनेंट ले लेते ना, ये वाला, ये आएगा v1 cos थीटा। ये बॉल इस वेज की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रही है? v1 cos थीटा से, ना कि पूरा का पूरा v1। ये नीचे जा रही है v1 से, लेकिन इस सरफेस के पास कितने से आ रही है? तो तुम बोलोगे सर v1 का इस सरफेस की तरफ जो कंपोनेंट है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल। तो सर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये इसमें लिखा हुआ है।
तुमको ये ना भी समझ में आए तो तुम सिंपल इंग्लिश में सोचना कि सर नीचे जा रहा है V1 से, तो इस वेज की तरफ कितना कंपोनेंट होगा, वेज से परपेंडिकुलर लाइन बनाई और उस लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन, समझ में आई बात, ठीक है, उस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो लिख लिया। तो सर ये तो सही है, बॉल जो है वो वेज की तरफ कितने वेलोसिटी से जा रही है, V1 cos थीटा से, ये तो समझ में आता है। तो वेज कहाँ जाएगी, बोलते सर अगर बॉल वेज की तरफ जा रही है और वेज जो है बॉल से किधर जाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि बॉल वेज के अंदर तो एंटर कर नहीं सकती, तो अगर बॉल वेज की तरफ जाएगी तो वेज जो है बॉल से दूर जाएगा। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो V2 का इस तरफ जो कंपोनेंट है वो होगा V2 cos 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो V2 का इधर की तरफ कंपोनेंट। सर ये कंपोनेंट क्यों निकाल रहे हैं, अरे एक बात बताओ, अगर बॉल वेज की तरफ आ रही है तो वेज भी तो बॉल से दूर जा रहा है, तो वेज बॉल से दूर किस वेलोसिटी से जा रहा है, V2 से, या इस डायरेक्शन में बॉल के सेंटर से दूर जाती हुई जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे दूर जा रहा है। तो तुम बोलोगे सर ये तो आपने ये बात कर दी कि एक बॉल नीचे आ रही है V1 से और एक ब्लॉक आगे जा रहा है V2 से, और आपने इनके बीच में लाइन जोड़ दी और बोल दिया कि V1 का जो cos कंपोनेंट है, V1 cos थीटा, इस तरफ जो कंपोनेंट है कॉमन लाइन पर, उससे ये बॉल अप्रोच कर रही है, और जो V2 का इस तरफ कंपोनेंट है वो कितना आया निकल के, V2 cos 90 माइनस थीटा यानी V2 sin थीटा। सर V2 का जो इधर कंपोनेंट है V2 sin थीटा, उससे ये ब्लॉक दूर जा रहा है, तो ब्लॉक इधर कितने से भी जा रहा हो इस बॉल से दूर किस वेलोसिटी से जा रहा है, V2 sin थीटा। बॉल नीचे कितने भी वेलोसिटी से जा रही हो इस ब्लॉक की तरफ कितने वेलोसिटी से आ रही है, V1 cos थीटा। तो हर सेकंड ये बॉल वेज की तरफ जितना अप्रोच करेगी वेज को उतना ही बॉल से दूर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों नहीं तो उनकी सरफेस एक दूसरे को ब्रेक कर देंगी, उसके अंदर घुस जाएगी बॉल, उसको तोड़ देगी वेज को। तो जितना हर सेकंड बॉल वेज की तरफ जा रही है वेज को उतना ही बॉल से दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाने वाली वेलोसिटी V2 नहीं है, कौन सा है, V2 का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल लाइन, ये है कॉमन नॉर्मल लाइन। जिस पॉइंट पर वो टच कर रहे हैं उस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना दो बस। जिस पॉइंट पर दो ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं वहां पर एक नॉर्मल बना दो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बना दो, और दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट उस नॉर्मल के अलोंग ले लो और उनको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। बस यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। कौन सी वेलोसिटीज इक्वेट करनी है, V1 cos थीटा इज इक्वल्स टू V2 sin थीटा। समझ में आया, इसको कोई घुमा के tan थीटा लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, V1 इक्वल्स टू V2 tan थीटा, कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। कोई tan थीटा इक्वल टू V1 बाई V2 लिख दे चलेगा सर, जैसे भी चाहे घुमा के लिख लो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी चीज, अगर इसको डिफरेंशिएट करें, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हम लिख सकते हैं A1 cos थीटा इज इक्वल्स टू A2 sin थीटा। सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, अगर डिफरेंशिएट किया तो A1 cos थीटा इक्वल टू A2 sin थीटा लिख सकते हैं या नहीं, तो तुम बोलोगे यस लिख सकते हैं सर, डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें थीटा को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, थीटा कांस्टेंट है, वेज का एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये कोई रस्सी थोड़ी है जो आगे खिसकेगी तो एंगल चेंज हो जाएगा, ये तो वेज का एंगल है, और ट्रायंगुलर वेज लकड़ी की बनी होगी, मेटल की बनी होगी, वो एंगल हमेशा सेम रहेगा। जब तक ये दोनों कांटेक्ट में है, इनकी वेलोसिटीज के बीच, इनके एक्सेलरेशन के बीच यही रिलेशन रहेगा। आई बात समझ में। तो वेज कंस्ट्रेंट में बस क्या करना है, जो दो मूविंग बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज अलोंग कॉमन नॉर्मल निकाल के इक्वेट करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर हो जाती है भसड़,
और वो दिखाई नहीं देता। तो बच्चों ऐसे पॉइंट साइज बना लो और फिर कंपोनेंट निकाल लो, कभी गलती नहीं होगी। समझ में आया? चलो इससे थोड़ा सा टफ केस देखते हैं। थोड़ा सा टफ केस क्या है कि अब वेज भी मूव कर सकती है और ब्लॉक भी मूव कर सकता है। ठीक है, वेज भी मूव कर सकती है और ब्लॉक भी मूव कर सकता है। अगर दोनों मूव करेंगे तो बॉल जो है उसकी वेलोसिटी सिर्फ नीचे की तरफ होगी या आगे पीछे होगी, ये हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इस केस में मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों की वेलोसिटी गिवन होगी कि ब्लॉक जा रहा है v1 से, वेज जा रहा है v2 से। बताइए बॉल की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, ये एंगल गिवन होगा थीटा और बताइए बॉल की वेलोसिटी कितनी है। तो तुमको क्या करना है, तो इस बार तुम्हें बॉल की वेलोसिटी, चूंकि पता नहीं है डायरेक्शन, भाई यहां तो दीवार थी और बॉल दीवार के अंदर जा नहीं सकती थी, दीवार के साथ गैप भी नहीं आएगा एकदम से, दीवार पर टिकी हुई है। तो यहां पर तो x डायरेक्शन में बॉल का मोशन होना नहीं था, पर वहां पर बॉल का मोशन x डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। तो आप बॉल की वेलोसिटीज दो अननोन के टर्म्स में मानोगे। ठीक है, दूसरा अननोन लिखें किससे, बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो बॉल की वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में अज्यूम करोगे, आगे की तरफ vx और नीचे की तरफ vy। समझ में आया? बॉल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी अज्यूम करोगे और y डायरेक्शन में भी अज्यूम करोगे। सर इससे क्या फायदा होगा? देखो x डायरेक्शन में जैसे ही तुमने vx माना और y डायरेक्शन में vy माना, तो पहले बॉल एंड ब्लॉक की बात करते हैं। बॉल एंड ब्लॉक के कांटेक्ट में रहने के लिए क्या होना चाहिए, उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये बनाया कॉमन नॉर्मल। ठीक है, बॉल की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में कितनी है, कॉमन नॉर्मल एक्स एक्सिस ही दिख रहा है तुमको, तो बॉल की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में है vx और ब्लॉक की वेलोसिटी, वो तो सारी की सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही है, तो vx हो गया v1 के बराबर। तो बॉल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो मिल भी गई, एक अननोन तो सॉल्व भी हो गया, पर दूसरे अननोन को सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। अब बात करनी है किसकी, वेज एंड बॉल। ठीक है, वेज और बॉल के बीच क्या रिलेशन होगा, तो मैं ना दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर ड्रॉ करूंगा ना तो बहुत भसड़ हो जाएगी और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये वेज का मैंने एंगल बना दिया, ठीक है, और ये वेज को एक पॉइंट मास से मान के वेज इधर जा रही है बच्चों v2 से, ओके, और बॉल को यहाँ पे बना दिया पॉइंट मास से, पॉइंट मास चलो और छोटा बना देते हैं, इतना छोटा। बॉल नीचे आ रही है y से और आगे जा रही है vx से। ठीक है, ठीक है, बॉल नीचे आ रही है vy से, आगे जा रही है vx से। तो ये जो वेज है इसका एंगल क्वेश्चन में गिवन है थीटा, तो ये हो गया थीटा और ये है बच्चों इनका कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा और ये है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में इसका कितना वेलोसिटी आएगा, v2 cos 90 माइनस थीटा। समझ में आया? ये 90 माइनस थीटा है, तो v2 cos 90 माइनस थीटा। इसकी इफेक्टिवली दो वेलोसिटीज हैं, एक vy और एक vx। दोनों में से कोई भी इस नॉर्मल की तरफ नहीं है, तो क्या करेंगे, तो vy का भी नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट लेंगे। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये थीटा होता है तो ये थीटा आता है, ये थीटा आता है तो ये 90 माइनस थीटा आता है और ये वाला वापस से थीटा आता है। तो vy का इसकी तरफ वेज दूर कितने से जा रही है, v2 cos 90 माइनस थीटा से। तो ये बॉल वेज की तरफ कितने से आएगी, सर vy का इसकी तरफ कंपोनेंट है vy cos थीटा, और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। तो बॉल वेज की तरफ कितने से आएगी, vy cos थीटा, और वेज से दूर कितने से जाएगी, vx cos 90 माइनस थीटा। लेकिन हमको पता है कि इन दोनों में से डेफिनेटली यही बड़ा होगा, क्योंकि अगर वेज बॉल से दूर जा रही है तो बॉल को भी नेट वेज के पास आना पड़ेगा।
तो v2 cos 90 माइनस थीटा बराबर करेंगे vy cos थीटा माइनस vx cos 90 माइनस थीटा। इतने से 10 मीटर पर सेकंड से पास आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है, तो नेट पास कितने से आएगी? 10 माइनस 2। और इसको सॉल्व करके हमें vy की वैल्यू मिल जाएगी, ये आएगी v2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू vy cos थीटा माइनस vx साइन थीटा। और vx की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं v1, तो यहाँ v1 पुट कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे और फिर cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो vy की वैल्यू आएगी v2 प्लस v1 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी v1 प्लस v2 tan थीटा, पूरे में tan थीटा। समझ में आया? तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा सा आई नो कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई इसमें, बट मेरे करे से वैसे भी नहीं होगा तुमसे ये, मतलब तुम इसका सॉल्यूशन 4 बार देख लो और तुमसे नहीं होगा, लेकिन एक बार बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करो, एक थीटा की गलती होगी, दूसरी बार उस थीटा की गलती भी नहीं होगी। तो खुद से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली सीख जाओगे। 15-20 मिनट लगेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन तुमको, वेज कंस्ट्रेंट तुमको आ जाएगा। पुली कंस्ट्रेंट की वो 2 वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। और आई होप सारे क्वेश्चंस तुमसे अब हो जाएंगे।